वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 नवंबर 2022 है। वैसे जो सेशन है वो तो 12 नवंबर का है। एज यू नो कि हम लोग संडे को डिस्कस नहीं करते, तो ये जो सेशन है वो मुझे कल कवर करना था। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे कवर नहीं कर पाया था, तो मैं इसे आज कवर कर रहा हूँ। तो चलिए अपना ये जो सेशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ 4 के बारे में। ये जो कोर्स है ये 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ नए फीचर्स भी इस बार ऐड ऑन किए गए हैं, जिनको हमने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। तो आप उसमें एक बार अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, और अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कुछ गाइडलाइंस के बारे में है। ये जो गाइडलाइंस हैं ये टेलीविजन चैनल से एसोसिएटेड हैं। इस गाइडलाइन का अगर आप ओवरऑल फॉर्मली नाम लेना चाहें सो दैट कैन बी गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। अब यहाँ पर देखिए यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल फिलहाल में इस गाइडलाइन को अप्रूव कर दिया है। अब गाइडलाइन तो अप्रूव हो गई, बट इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो है अपलिंकिंग और दूसरा है डाउनलिंकिंग। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत ही आसान सा मतलब है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो यू कैन इमेजिन कि जैसे पार्लियामेंट हाउस है या फिर कई सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके सामने कई सारे न्यूज़ चैनल वाले खड़े रहते हैं। उनको चाहिए होती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पे, या कोई और भी लोकेशन हो सकती है जहाँ पर मीडिया हाउसेस रिपोर्टिंग किया करते हैं। अब उनके पास एक रिपोर्टिंग व्हीकल होती है जिसके ऊपर आपने एक बड़ा सा एंटीना छतरी लगा हुआ देखा होगा। तो जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो वो अपनी इंस्ट्रूमेंट में या फिर जो भी उनका सिस्टम होता है उसमें जो भी उन्होंने रिकॉर्डिंग की, डेटा कलेक्ट किया, उसे स्टोर कर देते हैं। अब वहाँ से जो डेटा होता है वो सीधा लिंक किया जाता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से जो डेटा उनके सिस्टम से सैटेलाइट को भेजा गया, इसे कहा जाता है अपलिंकिंग। अप का मतलब ऊपर, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग की गई, डेटा कलेक्ट किया गया न्यूज़ का, वो जब सैटेलाइट को भेजा गया दैट विल बी कॉल्ड एज अपलिंकिंग। अब उसके बाद जो सैटेलाइट होती है उससे उस डेटा को रिसीव किया जाता है वेरियस टीवी चैनल्स के द्वारा, या टीवी जो अपनी कई सारे लोग होते हैं ना, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, आपने डिश चैनल लिया होता है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ऐसी सर्विसेज देती हैं, तो वो लोग उस डेटा को एक्सेस करके आपके छत पर जो छतरी लगी हुई है उससे आपके टेलीविजन चैनल पे प्ले कर देते हैं। तो ये जो सैटेलाइट से डेटा आपके टेलीविजन के तक आता है, टेलीविजन तक आता है, इसे कहा जाता है डाउनलिंकिंग। तो बिल्कुल आसान है, सैटेलाइट तक डेटा का जाना अपलिंकिंग, और सैटेलाइट से आपके टेलीविजन तक डेटा का आना इट्स डाउनलिंकिंग। सो इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पर देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, दैट इज ब्रॉडकास्ट नेशनल इंपॉर्टेंस कंटेंट। इसमें यह बोला गया है कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं, फॉरेन चैनल्स को छोड़ दिया गया है, या कोई भी ऐसा चैनल जहां पे इस प्रकार के न्यूज़ को चला पाना पॉसिबल ना हो, उन्हें दिन में 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे नेशनल इंपॉर्टेंस या सोशल रिलेवेंस के इशू का कंटेंट ब्रॉडकास्ट करना होगा। दो तरीके की मीडिया हाउसेस को छूट दे दी गई है। एक तो फॉरेन चैनल्स ना चलाएं, कोई बात नहीं है, और दूसरा कुछ ऐसे चैनल्स जहां पर इन्हें चला पाना फिजिबल नहीं हो। तो ऐसा कौन सा चैनल हो सकता है जहां पर इस प्रकार की न्यूज़ चलाना फिजिबल ना हो? आप समझ सकते हो, स्पोर्ट्स चैनल। स्पोर्ट्स चैनल में स्पोर्ट्स की बातें चल रही होती हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके के प्रोग्राम चलाओगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो स्पोर्ट्स चैनल को इन्होंने छोड़ दिया है। बाकी सभी लोगों को आधे घंटे का ऐसा प्रोग्राम चलाना होगा जो देश के लिए ज़रूरी हो। अब इसके बाद मीडिया हाउसेस में अफरा तफरी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके आधे घंटे बर्बाद हो जाएंगे देश के लिए या फिर सोशल रिलेवेंस के इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम करने से। हालांकि उनके पास 23.5 घंटे हैं, उन 23.5 घंटों में वो जो चाहे बकवास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आधे घंटे कम से कम रेलिवेंट इशूज़ पर बात ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जो कंटेंट होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, स्पेसिफाई किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। वो कंटेंट एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस एंड टेक, विमेन का वेलफेयर, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी का है उनका वेलफेयर, एनवायरमेंट, कल्चर, हेरिटेज या नेशनल इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड जो भी कंटेंट है वो उन्हें आधे घंटे रन करना होगा। तो वाइड स्कोप दिया गया है उनको, आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाइए और आधे घंटे चलाइए। इससे देश को फायदा होगा, लोग एजुकेट होंगे। बाकी तो 23.5 घंटे आपके पास है ही हल्ला करने के लिए, चिल्लाने के लिए, सो आप वहाँ पे वो करिए। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैनल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, बिकॉज वहाँ पे इस प्रकार के कंटेंट को चलाना फिजिबल नहीं होगा। लाइव टेलीकास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा रियायत दे दी गई है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने एक कोई प्रोग्राम जो है उसको लाइव रिकॉर्ड करके आप चलाना चाहते हो, तो आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता था। जब तक आपको मिनिस्ट्री अप्रूवल देती थी, कई बार अप्रूवल देने में लग जाता था डिले, प्रोग्राम खत्म हो जाता था। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर जो हैं वो किसी प्रोग्राम में लाइव स्पीच दे रहे हैं और आप चाहते हो कि आप उसको सीधा लोगों को ब्रॉडकास्ट करके सुनाओ। आप अप्रूवल लेने गए, अप्रूवल मिला ही नहीं, मिनिस्टर की स्पीच खत्म हो गई, तब तो प्रोग्राम इरिलेवेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए लाइव टेलीकास्ट में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने बोला कि आप केवल रजिस्टर कर दो खुद से,
कि भाई देखो ये प्रोग्राम होने वाला है और हम चाहते हैं कि हम इसको लाइव प्रसारण करें। आपको वेट नहीं करना है कि वो अप्रूव करेंगे कि हाँ आप कर लो, आप केवल खुद को रजिस्टर कर दो और उसके बाद जाके लाइव प्रसारण करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेनल्टी को भी थोड़ा रैशनलाइज किया गया है। पहले सभी प्रकार के लगभग जो ऑफेंसेस होते थे जो एसोसिएटेड हो मीडिया हाउसेस से, उनमें एक ही टाइप का पनिशमेंट दिया जाता था। अब उसे थोड़ा वेरीफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा उसमें वेरिएबल्स ऐड किए गए हैं कि हाँ इस तरीके के ऑफेंस के लिए इस तरीके का जो पनिशमेंट है होगा, यहाँ पर ऐसा पनिशमेंट होगा, तो थोड़ा सेग्रीगेशन किया गया है। दैट्स ऑल्सो गुड। यहाँ पर कुछ और भी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अगर आपने परमिशन मांगी है कि आप एक एज ए मीडिया हाउस कुछ टेलीकास्ट करना चाहते हो, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होगा कि उस टाइमलाइन के बीच में आपको ये परमिशन मिल जाएगी या फिर डिनाई कर दी जाएगी, दो में से एक हो जाएगा। अभी वो स्पेसिफिक टाइमलाइन क्या है वो निकाला नहीं गया है, वो जल्दी आ जाएगा। दूसरा, कुछ एलएलपी एंटिटीज़ होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंटिटी। इसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो इसमें से 2 या 3 पार्टनर्स हैं और ये लोग मिलकर कोई मीडिया हाउस रन कर रहे हैं। अब इनमें से कोई एक अगर बाहर चला गया या 2 बाहर चले गए तो फिर मीडिया हाउस को काम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस करने पड़ जाते थे और ये जो प्रोसेस होता था उस दौरान वो मीडिया हाउस लगभग काम कर ही नहीं पाता था। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बोला गया कि आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई पार्टनर भाग गया तो उसको भाग जाने दो, अपना काम करते रहो और पैरेलली जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको कंप्लीट कर लो। इसके अलावा पहले जो परमिशन मिलती थी वो मिलती थी 1 साल के लिए, तो हर साल इस परमिशन को रिन्यू करना पड़ता था। ये भी एक कंबरसम टास्क हो जाता था। इसे भी अभी इन्होंने बढ़ा के 5 साल कर दिया है। मतलब एक बार जब आपको परमिशन मिलेगी दैट विल बी फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक मजे करो, बढ़िया से अपना न्यूज़ चैनल चलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को संज्ञान में लिया है कि जो मीडिया हाउसेस हैं उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसी चीज़ को संज्ञान में लेकर ये सारे बदलाव किए गए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ये समझ लिया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट तिब्बतियन एंटीलोप। हाल फिलहाल में जो पश्मीना शॉल के ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्ली किया मॉडर्न फॉरेंसिक मेथड्स के इस्तेमाल के लिए ताकि पश्मीना और सहतूश गार्ड हेयर को आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए हुआ क्या कि पश्मीना शॉल जो है उसके जो ट्रेडर्स हैं वो जब पश्मीना शॉल एक्सपोर्ट करने के लिए या बेचने के लिए गए तो कस्टम डिपार्टमेंट ने उनके कई सारे जो कंसाइनमेंट्स थे उनको जब्त कर लिया, ये बोल के कि आपका ये जो शॉल है इसमें आपने पश्मीना वूल की जगह पे शहतूत गार्ड हेयर का इस्तेमाल किया है। ये क्या बात हुई? मतलब अगर कर लिया तो क्या हो गया? ये दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि सहतूश गार्ड हेयर बैन है। ये जो सहतूश गार्ड हेयर है जिससे ऊन बना के इस प्रकार की शॉल बनाई जाती है वो तिब्बतियन एंटीलोप से मिलता है। तिब्बतियन एंटीलोप को इसके चक्कर में बहुत मारा गया क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स थे, इनको आप पाल नहीं सकते और आप इनसे आसानी से बाल निकाल नहीं सकते, तो अक्सर इनके बालों को पाने के लिए इनको जान से मार दिया जाता था। इससे इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई। तो 1975 के आसपास के समय में इंडिया में इनके बालों से बनाए गए ऊन और उससे बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो शॉल हो, स्कार्फ हो, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन जो पश्मीना शॉल है उस पर ऐसा कोई बैन नहीं है। पश्मीना शॉल बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई जाती है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। लेकिन होता क्या है कि कई बार पश्मीना शॉल के नाम पर सहतूश गार्ड हेयर इस्तेमाल कर लिया जाता है उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, उसे महंगा बेचने के लिए। और जब भी ऐसा पाया जाता है तो उसे रोक दिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। अब जो ट्रेडर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत कम अंतर है, आप लोग मिस आइडेंटिफाई करते हो। हम सहतूश जो ये मतलब जो गार्ड हेयर है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो पश्मीना शॉल बना रहे हैं और फिर भी आप हमारा कंसाइनमेंट आप रोक दे रहे हो। तो आप पहले फॉरेंसिक मेथड ऑप्ट करो ताकि पता चल सके कि एक्चुअली में हमने इसका इस्तेमाल किया भी है कि नहीं किया है। आप ज़बरदस्ती हमारा प्रोडक्ट रोक रहे हो। तो आपको पूरा मामला तो समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं तिब्बतियन एंटीलोप की, जिससे ये सहतूश गार्ड हेयर निकलते हैं जिन्हें बैन किया जा चुका है। तिब्बतियन एंटीलोप जिन्हें लोकली चीरू नाम से पुकारा जाता है, ये तिब्बतियन प्लेटू के एंडेमिक हैं। इन जनरल वहीं पाए जाते हैं, नदर्न पार्ट ऑफ चांगतांग प्लेटू में। तो ये चाइना के नेटिव हैं, तिब्बत और जिंजियांग रीजन में मिलते हैं। इंडिया में इनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख रीजन में मिल जाया करती है। नेपाल में तो ये खत्म ही हो चुके हैं, इनके बहुत मारा गया है इनको, मतलब इनकी संख्या नेपाल में रीजनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वहाँ इनकी पॉपुलेशन बची ही नहीं है। चीरू में अगर आप हॉर्न्स की बात करो तो एक थिन और लॉन्ग हॉर्न, दो मतलब एक पेयर आपको मिलेगा, लेकिन ये केवल मेल में मिलेगा। फीमेल में ये हॉर्न आपको तिब्बतियन एंटीलोप में नहीं मिलेगा, फीमेल्स हॉर्नलेस होती हैं। जो शहतूश है इनके पास गार्ड हेयर होता है जो बहुत फाइन वैरायटी का होता है तिब्बतियन एंटीलोप का। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका बाल का साइज होता है ना वो 10 माइक्रोन होता है, 10 माइक्रोन होता है। और जो पश्मीना शॉल बनाई जाती है उसमें जो रेसे इस्तेमाल किए जाते हैं उनके, वो 12 माइक्रोन के होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो गार्ड हेयर्स होते हैं ना शहतूश के, वो
पश्मीना शॉल में जो हेयर इस्तेमाल होता है उससे भी फाइन होते हैं, और इसीलिए जब इनसे धागे बनाए जाते हैं और उनसे कोई शॉल या फिर स्कार्फ बनाया जाता है तो वो बहुत गर्मी देता है और बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत महंगा भी बिकता है। मतलब इनकी जो कीमत होती है जो पहले हुआ करती थी वो $20,000, इट्स नॉट रुपी इट्स डॉलर, एक स्कार्फ या एक शॉल की कीमत होती थी। अभी तो बैन हो गया शहतूश का गार्ड हेयर, नहीं तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये 10 माइक्रोन या 12 माइक्रोन कितना पतला हो सकता है, अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो खुद का बाल है वो लगभग 70 माइक्रोन का होता है, मतलब ये उससे 7 गुना और कम पतला होता है। तो ये तो एक कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव कमोडिटी बन जाता है, बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही वार्म होता है। तिब्बतन एंटीलोप इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर लेस पॉपुलेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN में नियर थ्रेटेंड है। प्रोहिबिशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1975 के आसपास तो इंडिया में बैन कर दिया गया, इसी 1979 में साइट्स में भी इंक्लूड कर लिया गया, मतलब इनसे बने हुए किसी प्रोडक्ट के सेल या ट्रेड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया ताकि ना प्रोडक्ट बने और ना इनको मारा जाए। सेल, परचेज, पॉसेसन तिब्बतन एंटीलोप के किसी भी पार्ट का, इवन देयर हेयर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। पश्मीना की बात करते हैं। कश्मीर में जो पश्मीना वूल होता है ये बहुत ही फाइन वैरायटी ऑफ वूल होता है, 2 माइक्रोन के आसपास इनकी मोटाई ज़्यादा होती है जो शहतूश वूल है उससे। इसे एक माउंटेन गोट की ब्रीड से निकाला जाता है जिसे कैप्रा हिरकस कहा जाता है। तो कैप्रा हिरकस जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनसे हमें पश्मीना वूल मिलता है और उससे पश्मीना धागे बनते हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा, बॉलीवुड की एक बहुत ही खूबसूरत मूवी का खूबसूरत सा गाना है, पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब। ये गाना में भी आपने सुना हो, बड़ा प्यारा सा गाना है। एक्चुअली में पश्मीना धागों के संग आप ख्वाब नहीं बुन सकते, आपको उससे बुनना होता है स्कार्फ या फिर शॉल। तो ये बुना जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बुना जाता है, बड़ा महंगा भी बिकता है। और पश्मीना शॉल का ट्रेड कंप्लीटली लीगल है, ठीक है, ये शहतूश शॉल जैसा नहीं है। हालांकि जो भी पश्मीना शॉल या फिर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वर्ल्ड में इसमें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो महज 1% का है, लेकिन यहाँ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। 2019 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इंडियन स्टैंडर्ड डिफाइन किया ताकि पश्मीना प्रोडक्ट्स जो भारत में तैयार किए जाते हैं उनकी प्योरिटी को सर्टिफाई कर सकें, उनको आइडेंटिफाई और मार्केट किया जा सके, लेबल किया जा सके, ताकि इनकी अच्छी कीमत मिले इनको बनाने वाले लोगों को। तो यहाँ पर देखिए जो कन्फ्यूजन हो जाती है ना पश्मीना और शहतूश के बीच में, इसकी वजह से कई बार पश्मीना को भी रोक देते हैं कि आपने शहतूश का इस्तेमाल किया है। इसी कन्फ्यूजन के रेफरेंस में ये पूरा आर्टिकल न्यूज़ में आया और मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपने बढ़िया से क्लियर भी कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में है। फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को अप्रूव किया है ताकि हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकें और उसमें हम इन्वायरमेंट को भी बचा सकें। अब देखिए, पहले तो बॉन्ड जारी करती है सरकार ताकि लोगों से पैसा ले सके। आपको सरकार एक बॉन्ड दे देगी 100 रुपए का और बोलेगी आप हमको 100 रुपए दे दो, तो आप सरकार को कुल मिला के इस बॉन्ड के जरिए 100 रुपए उधार दे रहे हो, जिसके बदले में सरकार आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देगी। अब बॉन्ड के आगे मैंने ऐड कर दिया ग्रीन का मतलब ये हो गया कि इस बॉन्ड से जो भी पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल किसी ग्रीन प्रोडक्ट में किया जाएगा। ग्रीन प्रोडक्ट से मतलब ऐसे प्रोडक्ट से है, या हम प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट से इसका मतलब है जिस प्रोजेक्ट से हम एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में अगर कोई इवोल्यूशन करना है, कोई सेटअप लगाना है, तो वहां पर हम ये पैसा खर्च करेंगे। अब यहाँ पे मामला ऐड कर दिया गया सॉवरेन का। सॉवरेन कौन है? गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट की ओर से ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं ताकि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इसको खर्च कर सकें, तो ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। और इनके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि हम बॉन्ड कैसे जारी करेंगे, उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं, कहाँ पे ये पैसे खर्च करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसका पूरा जो प्रोविजन तैयार किया गया है वो है फ्रेमवर्क। तो बॉन्ड सरकार के द्वारा आपसे पैसे लेना, ग्रीन बॉन्ड ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में उसे खर्च करना, और सॉवरेन मतलब सरकार उसके लिए लायबल है, सरकार आपको पे करेगी, ब्याज देगी। इसके जरिए 16,000 करोड़ रुपए सरकार का इकट्ठा करने का प्लान है मार्च 2023 की एंडिंग तक। जो अभी करंट फिस्कल ईयर है उसकी एंडिंग की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब बेसिक फ्रेमवर्क तो रिलीज किया भी जा चुका है। आरबीआई को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी सरकार कि हाँ उन्हें ग्रीन प्रोजेक्ट्स में कितना स्पेंड करना है, और उनसे बोलेगी कि आप उतने का बॉन्ड रिलीज कर दो, लोग अपना पैसा दे दें हमको। कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इस पैसे का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट्स में पैसे खर्च किए जाएंगे? वो हैं रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन, कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, ये कुछ है।
कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें इसका पैसा खर्च नहीं हो सकता, जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट, एल्कोहल, वेपन, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्री, हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से अधिक हो। इन सबको ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बाहर रखा गया है। अब जो पैसा आएगा वो एक्चुअली में कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और फिर वहाँ से वो अलग अलग ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए अलोकेट किया जाएगा। जैसे सॉवरेन फंड्स अलोकेट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो ग्रीन एक्सपेंडिचर होगा वो कैसे एक्सपेंडिचर करेगी सरकार? देखिए, सरकार ये एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर सकती है। किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी दे दी, ग्रांट इन एड दे दिया, या फिर कोई ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सरकार इस पैसे को खर्च कर सकती है। मतलब कुल मिला के पैसा जहां भी खर्च होगा वो ग्रीन पर्पज से किया जाएगा। कौन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करेगा? इसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी के पास होगी, जिसे चेयर किया जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। जो यहाँ पे GFWC है, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। ये साल में 2 बार अपनी मीटिंग जरूर करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को चुन सकें जहां पे ये पैसा खर्च किया जाना है। इनिशियल इवैल्यूएशन तो डिपार्टमेंट ही करेगा, बाद में इस जो कमेटी है इसके जो भी मेंबर्स हैं वो इवैल्यूएट करेंगे। कोशिश ये की जाएगी कि जो भी पैसा अलोकेट किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को 24 महीनों के भीतर कंप्लीट कर लिया जाए, जब पैसा इशू किया गया उसके बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैस्पियन सील के बारे में है। 130 से ज्यादा कैस्पियन सील को कैस्पियन बीचेस पर मरा हुआ पाया गया कजाकिस्तान में। कंसर्न्स रेस किए गए। ये ऐसा एक जीव है, जैसा आप इसे इमेज में देख सकते हैं, थोड़ा सरप्राइज जरूर लग रहा है इसका चेहरा देखकर। शायद इतने सारे लोग मर गए हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। कैस्पियन सील, जिसे फोका कैस्पिका कहा जाता है, ये एक ईयरलेस सील है, काफ़ी छोटा होता है, मोनोगैमस होता है। मोनोगैमस का मतलब ये होता है कि ये केवल एक ही पार्टनर रखते हैं, और इनका जो रिलेशन होता है वो एक ही पार्टनर के साथ होता है। पहले कभी इंसान भी मोनोगैमस हुआ करता था, लेकिन अब तो ये पुराने ज़माने की बात हो गई। ये एकमात्र ऐसा मरीन मैमल है जो कैस्पियन सी में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एंडेमिक है कैस्पियन सी का, नाम भी वहीं से डिराइव करता है। ये लेट ऑटम में माइग्रेट करते हैं शैलो और फ्रोजन वाटर के एरिया में। जो नदर्न रीजन है कैस्पियन सी का, वहाँ पे कार्निवोर हैं। कार्निवोर है मतलब मांसाहारी हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम थोड़ा सा और हो जाएं तो ये पिस्कीवोर हैं। पिस्कीवोर होने का मतलब ये है कि मछलियाँ खाते हैं ये, तो पिस्कीवोर मछलियाँ खाते हैं। अब वो भी कार्निवोर हो ही जाएंगे। छोटी छोटी फिशेस खाते हैं, पर्टिकुलरली किल्का फिशेस होती हैं जो ये खाते हैं। इनको थ्रेट है क्योंकि इनका फूड खत्म हो रहा है, ओवर फिशिंग की वजह से, कमर्शियल फिशिंग की वजह से इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, ओवर हंटिंग हो रही है, पोल्यूशन और डिसीज की वजह से भी इनकी जान जा रही है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में यानी कि CMS के अपेंडिक्स 1 और 2 में डाला गया है इनको। कैस्पियन सी की बात करते हैं। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड बॉडी है वाटर का। इसके आसपास 5 देश हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो 5 देश हैं। कोई बहादुर इंसान इन 5 कंट्रीज़ को कैस्पियन सी के साथ ऐड करके एक कोड बना के कमेंट बॉक्स में डालेगा। जो भी ऐसा कर सकता है वो करे, ताकि बाकी लोगों को याद रह जाए, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के आसपास के कंट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूनिवर्सिटी के चांसलर के बारे में है। देखिए, केरला की सरकार और वहाँ के गवर्नर के बीच में रिफ्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है। वहाँ के गवर्नर ने एक इंडिविजुअल को 60 साल की उम्र के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर बने रहने दिया, रीअपॉइंट कर दिया। इसके बारे में वहाँ की सरकार ने आपत्ति जताई और प्रेशराइज किया गवर्नर को। गवर्नर इस बात पे बहुत नाराज़ हुए थे। उन्होंने बोला था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये काम कैसे करूँगा, और अगर ऐसा है तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद को छोड़ दूंगा। ये धमकी तो उन्होंने काफ़ी पहले दी थी, लगभग 8-10 महीने पहले, लेकिन अभी तो वहाँ की सरकार बोल रही है कि आप छोड़ दो, आप चांसलर का पद मत लो। खाली इतना नहीं, वो कह रहे हैं इसके लिए आप खुद ही ऑर्डिनेंस जारी करो। आप एक ऑर्डिनेंस जारी करो जिसमें आप ये बोलो कि अब जो गवर्नर होंगे वो यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं होंगे। अब बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? खुद ही के अगेंस्ट में कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा, अच्छा लगेगा? देखिए, इंडिया में लगभग जो सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक चांसलर होते हैं जो टाइटुलर हेड होते हैं, जिनका काम इन जनरल सेरेमोनियल ही होता है, वो कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करते। स्टेट के गवर्नर, जिन्हें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टेट में अपॉइंट किया जाता है, वो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर हुआ करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चांसलर नियुक्त करते हैं, लेकिन स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं वही चांसलर होते हैं ज़्यादातर जगहों पे। वो डी फैक्टो हेड होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और इसके अलावा देखिए, वाइस चांसलर्स को उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है।
जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको जो स्टैब्लिश करता है इन जनरल वही उनके चांसलर होते हैं। गवर्नर का स्टेट यूनिवर्सिटी में रोल क्या होता है? गवर्नर एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। वो यूनिवर्सिटीज़ को इन जनरल गवर्न करते हैं और हर जगह पे स्टेट में उनका क्या रोल होगा वो अलग अलग होता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केरला के बारे में, ठीक है, तो केरला में तो ये है कि वो अपने डिस्कशन से काम कर सकते हैं, स्टेट इंटरवीन नहीं करता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर वो काम नहीं करते जब वाइस चांसलर को अपॉइंट कर रहे हों या यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई काम कर रहे हो। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में एज ए चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी भी उनको एड एंड एडवाइस से ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है गवर्नमेंट और चांसलर के बीच में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 और बाकी के इंस्टीट्यूट ये बताते हैं कि इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी उसमें प्रेसिडेंट का रोल विजिटर का होगा और वो कन्वोकेशन वगैरह में जाएंगे, प्रिसाइड करेंगे। बाकी चांसलर वो नियुक्त करेंगे और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट भी एक लिस्ट के द्वारा करेंगे वो, जिसको सिलेक्शन कमेटी भेजेगी, उसमें कुछ नाम होंगे। तो प्रेसिडेंट एक विजिटर होंगे, वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ननकाना साहिब के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी फैसिलिटेट किया, कई सारे ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स जो ननकाना साहिब में है वो विजिट करके आए गुरु पर्व के मौके पे। ननकाना साहिब पाकिस्तान में, एक्चुअली में पंजाब प्रोविंस में। इसे गुरुद्वारा जन्म स्थान भी कहा जाता है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में, तो काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है सिखिज्म में। इसमें कई सारी और भी जगहें हैं, कई सारे और भी इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं, जैसे कि गुरुद्वारा पट्टी साहिब, गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा मालजी साहिब, गुरुद्वारा कियारा साहिब, गुरुद्वारा तांबू साहिब। इसके अलावा गुरुद्वारा यहाँ पर देखिए, जो गुरु अर्जुन देव जी थे 5वें गुरु थे, गुरु हरगोबिंद जी 6ठे गुरु थे, उनके लिए भी, उनकी मेमोरी में भी यहाँ पर गुरुद्वारा बनाए गए हैं। गुरु हरगोबिंद जी के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 1621-22 में यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। जन्मस्थान श्राइन जो है इसे महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था 1819 में, जो बैटल ऑफ मुल्तान के बाद इस लोकेशन की विजिट के लिए आए थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक के बारे में है। यूएई ने इंडोनेशिया के साथ पार्टनरशिप करके मैक को लॉन्च किया COP27 के पैरेलल, जो इजिप्ट में चल रहा है, ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचा सके। ये जो अलायंस है ये इंटरनेशनल मैंग्रोव रिसर्च सेंटर का एक पार्ट है। इंडोनेशिया में इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है, मतलब इसके पार्ट के तौर पे इंटरनेशनल मैंग्रोव रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा इंडोनेशिया में, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए इस पे रिसर्च वगैरह करेगा। इससे हम मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे, लोगों को अवेयर कर पाएंगे और नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लाइमेट चेंज का निकाल पाएंगे। यूएई ने इसे शुरू किया, इंडोनेशिया की पार्टनरशिप रही और बाद में इसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका ने भी ज्वाइन कर लिया। सो इंडिया इसका पार्ट है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स छोटे पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, साल्टी वाटर में रह सकते हैं, इवन दलदल में भी उग आते हैं। अक्सर ये समंदर के किनारे मिलते हैं, कोस्ट लाइन में, और ये पानी की लहरों से जमीन के इरोजन को बचाते हैं। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जी सकते हैं और बहुत ही कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। इनके पास कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट होते हैं, जो ज़मीन पे आपको दिखेंगे, उनसे 10 गुना ज़्यादा ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये 400% ज़्यादा तेजी से कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन स्टोर कार्बन अप टू 400% फास्टर जो लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में। हालांकि ये लगभग अर्थ की सरफेस का 1% ही कवर करते हैं, लेकिन 80% जो ग्लोबल फिश पॉपुलेशन है ये उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में 123 कंट्रीज में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। इंडिया लगभग साउथ एशिया में जितने भी मैंग्रोव्स हैं उनका आधा कंट्रीब्यूट करता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का एरिया आपको मिलेगा। सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, इनफैक्ट नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और केरला में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। दलदली एरिया में और वेटलैंड एरिया में भी वो उगाते हैं, कोस्टल रीजन में। आइए रिवीजन करते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप, ये शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। ये बात तो सच है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसकी जो कमेटी है उसे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। गलत है, इसे चेयर किया जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा भी था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा चेयर किया जाएगा। कैस्पियन सी के आसपास के देश हैं टर्की, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। टर्की नहीं है, एकदम गलत है। मैंग्रोव्स इस साल्टी वाटर में रह लेते हैं, सही बात है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।